नमस्कार। जरा सोचिए, आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और बेहतर तनख्वाह की मांग करने पर आपको जेल हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह 100 साल पहले की सच्चाई थी। आज हम उस एक कानून की कहानी में चलेंगे जिसने भारत के मजदूरों के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम उस दौर में जाएंगे जब मजदूरों के लिए आवाज उठाना बहुत खतरनाक था। फिर देखेंगे कि 1926 में एक कानूनी ढाल कैसे बनी, ये ढाल काम कैसे करती थी, इसमें क्या एक बड़ी कमी रह गई थी, और आखिर में आज के जमाने में इस कानून को कैसे नया रूप दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, मजदूरों के लिए वो खतरनाक दौर। बात है 1926 से पहले की, जब ब्रिटिश भारत में मजदूरों का एकजुट होना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि एक तरह से गैर कानूनी भी था। यूनियन बनाने में कितना बड़ा जोखिम था, चलिए समझते हैं। देखिए, पहले विश्व युद्ध के बाद ना हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। एक तरफ तो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही थी और दूसरी तरफ मजदूरों में अपने हक को लेकर एक नई जागरूकता आ रही थी। इसी माहौल में 1920 में AITUC बनी। लेकिन असली कहानी में मोड़ तब आया जब मद्रास की बकिंगम और कर्नाटक मिल्स के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तब मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया जो किसी झटके से कम नहीं था। कोर्ट ने कहा कि हड़ताल के जो नेता हैं वो असल में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश करने के दोषी हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका सीधा सा मतलब था कि हड़ताल करना अब एक जुर्म है। यूनियन के नेताओं को न सिर्फ अपनी पूरी संपत्ति गंवानी पड़ सकती थी बल्कि उन्हें जेल भी हो सकती थी। तो जाहिर है इस फैसले ने एक बड़े कानूनी संकट को जन्म दिया और इसी संकट का जवाब था 1926 का ट्रेड यूनियंस एक्ट। ये एक ऐसी कानूनी ढाल बनकर आया जिसने मजदूरों की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इस कानून ने जो पहली बड़ी चीज दी वो था कॉर्पोरेट स्टेटस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एक रजिस्टर्ड यूनियन अब सिर्फ कुछ लोगों का झुंड नहीं थी बल्कि कानून की नजर में उसकी एक अलग पहचान थी, एक कंपनी की तरह। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती थी और यहां तक कि कोर्ट में किसी पर केस कर सकती थी या उस पर केस हो सकता था। और अब आते हैं इस कानून के सबसे ताकतवर पहलू पर, स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी यानी कानूनी सुरक्षा। याद है वो मद्रास केस जिसमें नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस लगा था? सेक्शन 17 और 18 ने मजदूरों को ठीक उसी खतरे से बचा लिया। अब अगर कोई यूनियन सही तरीके से हड़ताल करती है तो उस पर ना तो क्रिमिनल केस चल सकता था और ना ही कंपनी उससे अपने नुकसान की भरपाई मांग सकती थी। ये वो ढाल थी जिसका हर मजदूर को इंतजार था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानूनी ढाल असल में काम करती थी? इसका असली टेस्ट हुआ 1976 के एक बहुत ही मशहूर केस में, रोहतास इंडस्ट्रीज केस। हुआ यह कि एक कंपनी ने हड़ताल से हुए भारी नुकसान के लिए यूनियन पर ही मुकदमा कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यूनियन को हड़ताल से हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर हड़ताल गैर कानूनी है भी तो उसके लिए कानून में एक छोटा सा जुर्माना है। यूनियन को दिवालिया कर देना इसका हल नहीं है। इस एक फैसले ने सेक्शन 18 की ढाल को आप कह सकते हैं फौलादी बना दिया। तो ये तो समझ आ गया कि सुरक्षा मिलती थी, पर मिलती कैसे थी? सेक्शन 3 में हम यही समझेंगे कि एक यूनियन को रजिस्टर कराने और उसे चलाने के नियम क्या थे। देखिए, साल 2001 में इसमें एक अहम बदलाव हुआ। अब किसी भी यूनियन को रजिस्टर कराने के लिए कम से कम 10% कर्मचारी या 100 कर्मचारी जो भी कम हो उसका सदस्य होना जरूरी था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मैनेजमेंट अपनी मर्जी की छोटी छोटी पॉकेट यूनियनें ना बना सके। मकसद था कि सिर्फ वही यूनियनें बने जो सच में मजदूरों की नुमाइंदगी करती हों। और प्रोसेस काफी सीधा साधा था। कम से कम 7 सदस्य मिलकर यूनियन के नियम कानून बनाते और रजिस्ट्रार के पास अर्जी दे देते। रजिस्ट्रार बस ये चेक करता कि यूनियन के नियम लोकतांत्रिक हैं या नहीं और पैसों का हिसाब किताब ठीक से रखा जाएगा या नहीं। अगर सब कुछ सही होता तो यूनियन को रजिस्टर कर लिया जाता और उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाता जिससे वो एक कानूनी इकाई बन जाती। पैसों के मामले में भी कानून बहुत साफ था। 2 तरह के फंड होते थे। एक जनरल फंड जो यूनियन के रोजमर्रा के खर्चों के लिए था, जैसे कि स्टाफ की सैलरी, कानूनी खर्च या सदस्यों की मदद। और दूसरा था पॉलिटिकल फंड जो पूरी तरह से अलग और स्वैच्छिक था। मतलब कोई भी सदस्य राजनीतिक गतिविधियों के लिए पैसा देने के लिए मजबूर नहीं था, उसकी अपनी मर्जी थी। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ी कमी थी और वही है हमारा सेक्शन 4, मान्यता की अनसुलझी पहेली। मतलब यूनियन को वजूद में रहने का हक तो मिल गया पर उसकी बात सुनी जाएगी इसका हक नहीं मिला। और यहीं पर इस कानून की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। देखिए, रजिस्ट्रेशन से यूनियन को एक कानूनी आवाज तो मिल गई पर मालिकों पर कोई पाबंदी नहीं थी कि वो इस आवाज को सुने। मतलब सोचिए, आपके हाथ में माइक तो है पर सामने वाला अगर कान पर हाथ रख ले तो उसका क्या फायदा? मालिक आराम से एक लीगली रजिस्टर्ड यूनियन को भी नजरअंदाज कर सकते थे। तो सवाल यही उठता है कि ऐसी आवाज का क्या फायदा जिसे सुनने के लिए कोई मजबूरी ना हो। और यह सवाल हमें सीधा हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ ले जाता है।
तो इसी बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है हमारे आखिरी पड़ाव में, यानी कि एक मॉडर्न कानूनी बदलाव के जरिए। अब हम बात करेंगे 2020 के इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की, जिसने करीब 100 साल पुरानी इस कमी को पूरा करने का काम किया। इस टेबल में पुराना और नया कानून दोनों का फर्क साफ दिखता है। सबसे बड़ा बदलाव है यूनियन रिकग्निशन यानी मान्यता। जहां 1926 के एक्ट में मालिक बात करने के लिए मजबूर नहीं थे, वहीं 2020 का कोड कहता है कि उन्हें एक नेगोशिएटिंग यूनियन को मान्यता देनी ही होगी। और अगर किसी यूनियन के पास 51% से ज्यादा मजदूरों का समर्थन है तो वो अकेली मैनेजमेंट से मोलभाव करेगी। साथ ही हड़ताल के नियम और जुर्माने दोनों को काफी सख्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2020 का नया कोड उसी मजबूत नींव पर खड़ा है जो 1926 में रखी गई थी। ये 1926 का एक्ट ही था जिसने पहली बार यूनियंस को कानूनी पहचान और लड़ने की हिम्मत दी। उस ऐतिहासिक पहले कदम के बिना आज के दौर के ये मजबूत श्रम कानून शायद मुमकिन ही नहीं होते। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। 1926 का कानून औद्योगिक युग की फैक्ट्रियों के लिए एक ढाल था। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां गिग इकोनॉमी है, वर्क फ्रॉम होम है। तो आज के कामगारों को बचाने के लिए किन नई कानूनी ढालों की जरूरत पड़ेगी? सोचिएगा जरूर। Welcome to The Explainer. Today, we're digging into a law born from protest, a law that literally took Indian workers from being treated like criminals to being recognized as a proper collective force. Let's talk about the Trade Unions Act of 1926. All right, so here's how we're going to break this down. First, we'll see why this law was so desperately needed in the first place. Then, we'll get into the powerful legal shield it created for workers. After that, we'll look at the rules of the game, the rights and the responsibilities. And finally, we'll fast forward to today and explore what the next chapter looks like with the 2020 code. Let's dive in. Okay, first things first. From criminals to corporations. To really get why this act was such a massive deal, we need to understand the world before it even existed. So, I want you to just imagine this for a second. Could organizing a simple strike get you sued, completely bankrupted, and maybe even thrown in jail? Well, in early 20th century India, the answer was a resounding and very scary yes. And believe me, this was not some theoretical problem. You know, the real turning point, the event that pushed things over the edge, was this case in 1920 at the Buckingham and Carnatic Mills. The court actually treated the union leaders as illegal conspirators, just for organizing. I mean, can you believe that? This case just laid bare how incredibly vulnerable workers were. And as you can imagine, it sparked a huge national outcry that put the pressure on and led directly to the 1926 Act. So this is the crucial point, right here. The Act created this absolutely monumental shift. It literally transformed a union from being seen as an illegal conspiracy into a legal body corporate, just like a company. Suddenly, a union could own property, it could sign contracts, and it could sue or be sued in its own name. It became a real recognized entity in the eyes of the law. Okay, so let's move on to the union's legal shield, because this new legal status wasn't just symbolic. No way. The Act gave unions something truly revolutionary, a powerful two-part legal shield. All right, part one of that shield was all about criminal immunity. This meant that union members couldn't be prosecuted for criminal conspiracy just for agreeing to stop work. As long as they weren't, planning some actual crime like violence, the act of organizing itself was no longer a criminal offense. Now, the second part of the shield, and this was perhaps even more powerful, was immunity from civil lawsuits. This was a huge deal. It meant employers could no longer just sue the union or its members for all the financial losses caused by a legitimate strike. That was an absolute game changer. And what's really interesting is how the Supreme Court solidified this. In the famous Rotas Industries case, the court ruled that, get this, even if a strike was technically illegal, the company's only recourse was the specific penalties written in the law. They couldn't just turn around and file a crippling lawsuit for damages. This ruling was absolutely critical. It showed just how strong that shield really was in practice. But, of course, this powerful shield wasn't a free-for-all. There was a trade-off. To get all these amazing protections, a union had to officially register and, you guessed it, follow a pretty clear set of rules. So, the registration process had some real teeth.
You can see the steps here. You needed a minimum number of members, and the union had to be genuinely representative of the workforce. The whole idea, especially after a 2001 amendment, was to make sure unions were substantial, democratic bodies, not just a handful of tiny, powerless groups. The act was also really strict when it came to money. It mandated a clear separation of funds. You had your general fund for all the core union activities, administration, legal defense, strike pay, that kind of thing. Then, if the union wanted to get political, it had to create a completely separate, optional political fund. And the key thing here, contribution was 100% voluntary. No member could ever be forced or penalized for not chipping in. And then there was the question of leadership. To strike a balance between having experienced outside experts and ensuring the union was still run by the workers themselves, the law set a very clear rule. At least half of all the office bearers had to be actual workers from that industry. So this entire framework, this whole system, it stood the test of time for an incredibly long time. But now we're in a period of some really major change. Think about that number. 94 years. For nearly a century, the 1926 Act was the absolute bedrock of union law in India. But in 2020, things changed. India passed a new code to replace it. This new Industrial Relations Code of 2020 basically absorbed the old act, and as you can see, it brought some huge changes. It makes calling a strike harder across the board, for instance, but, and this is a big but, it introduces a totally game-changing concept that solves a massive historical problem the old law never did: union recognition. This right here is the single biggest change. Let me put it this way. The 1926 Act gave unions the right to exist, but it never gave them the right to be heard. An employer could just ignore them. The 2020 Code changes that. For the very first time, it makes it mandatory for an employer to recognize and negotiate with a union, as long as that union can prove it has the support of more than half the workers. So, what's the big takeaway here? Even though the 1926 Act is technically off the books, it is far from gone. Its spirit, and all those decades of court rulings based on it, form the very foundation for how these new labor laws are going to be interpreted for years to come. Its ghost is still very much in the machine, so to speak. And that brings us to the final thought for today. The 1926 Act was created to give workers a voice and a shield when they had nothing. The 2020 Code modernizes that, but it also adds new constraints. So the big debate happening right now is this. Does this new balance ultimately create a new shield for workers, or is it just a tighter leash? आज हम एक ऐसे कानून की कहानी में उतरेंगे जो एक अदालत के फैसले से निकली चिंगारी से बना था। एक ऐसा कानून जिसने लगभग 100 साल तक भारत के उद्योगों और कह सकते हैं मजदूरों की तकदीर लिखी। हम बात कर रहे हैं 1926 के ट्रेड यूनियंस एक्ट की। हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही गहरे कानूनी विश्लेषण है और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये समझना है कि ये अपने समय में इतना क्रांतिकारी, इतना बड़ा बदलाव क्यों था। और आज मतलब फरवरी 2026 में जब नए लेबर कोड्स आ रहे हैं, तब भी इसकी विरासत को समझना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए इसकी परतें खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू करने के लिए हमें 1920 के दशक में चलना होगा। उस समय भारत में यूनियन बनाना आज जैसा आसान नहीं था। आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये कानूनी तौर पर एक बहुत ही जोखिम भरा काम था। जोखिम भरा कहना भी शायद कम होगा। हाँ, इसे लगभग गैर कानूनी ही माना जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1920 का बकिंघम एंड कार्नेटिक मिल्स केस। वहां हुआ ये कि मजदूरों ने बेहतर वेतन और काम के हालात के लिए हड़ताल कर दी। कंपनी मामले को मद्रास हाई कोर्ट ले गई और अदालत ने जो फैसला सुनाया उसने तो मुझे लगता है पूरे मजदूर आंदोलन को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि यूनियन के नेता जैसे कि बीपी वाडिया हड़ताल के लिए उकसाकर एक आपराधिक साजिश कर रहे हैं। आपराधिक साजिश हड़ताल के लिए? जी हाँ, आपराधिक साजिश। सोचिए, हड़ताल जैसे एक बुनियादी अधिकार, उसे क्राइम की तरह देखा गया। यही नहीं, अदालत ने यूनियन नेताओं पर भारी हर्जाना भी लगा दिया, जो उस जमाने में उनकी कमर तोड़ देने के लिए काफी था। तो इस एक फैसले ने यह साफ कर दिया कि बिना कानूनी सुरक्षा के कोई भी यूनियन वो बस कंपनी के रेमो करम पर है। और इसी के बाद एक राजनीतिक लहर उठी है ना। हाँ,
NM जोशी जैसे उस दौर के जो बड़े मजदूर नेता थे, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन में मजदूरों को यूनियन बनाने और हड़ताल करने का कानूनी हक है, तो भारत में क्यों नहीं। इसी दबाव के चलते सरकार को यह सुरक्षात्मक कानून ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 बनाना पड़ा। अच्छा, और ये 1 जून 1927 को लागू हुआ। मतलब इसका जन्म ही मजदूरों को अदालत के ऐसे फैसलों से बचाने के लिए हुआ था। तो इस कानून ने सबसे पहले ट्रेड यूनियन को परिभाषित किया। अब ज्यादातर लोग जब यूनियन के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ मजदूरों का संगठन आता है, लेकिन कानून की परिभाषा वो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। यहीं पर इस कानून का सबसे, आप कह सकते हैं, हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। सेक्शन 2H के मुताबिक ट्रेड यूनियन कोई भी ऐसा समूह है जो कर्मचारियों और मालिकों के बीच या कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच के रिश्तों को नियंत्रित करने के लिए बना हो। लेकिन इसमें एक तीसरा हिस्सा भी था जो कहता है कि मालिकों और मालिकों के बीच के रिश्तों को नियंत्रित करने वाला समूह भी एक ट्रेड यूनियन है। ठीक समझे। इसका सीधा मतलब ये था कि मालिकों के संगठन जैसे कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन या फिक्की और CII जैसे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, वो भी इस एक्ट के तहत खुद को एक ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर करा सकते थे। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक ही कानून मजदूरों को हड़ताल करने का हक भी दे रहा था और मालिकों को एक होकर उस हड़ताल का सामना करने का भी? ये तो एक ही तलवार से दो तरफा वार करने जैसा है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, कानून का मकसद सिर्फ मजदूरों को अधिकार देना नहीं था, बल्कि पूरे औद्योगिक रिश्ते को एक कानूनी ढांचे में लाना था। हालांकि ये भी सच है कि इसके दायरे में हर कोई नहीं आता था। अच्छा, हाँ, अदालतों ने यह साफ किया है, खासकर सरकारी कर्मचारियों के मामले में। हाँ, जैसे कि वो तमिलनाडु नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूनियन का मामला था, उसमें क्या हुआ था? उस मामले में अदालत ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी राज्य के संप्रभु काम करते हैं, मतलब कोर एडमिनिस्ट्रेटिव और मंत्रालय काम, वे इस कानून के तहत वर्कमैन या कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। और इसके पीछे तर्क क्या था? तर्क ये था कि सरकार कोई व्यापार नहीं चला रही है, इसलिए उसके और उसके कर्मचारियों के बीच का रिश्ता मालिक मजदूर जैसा नहीं है। लेकिन इसमें भी तो एक पेंच है ना, क्योंकि हर सरकारी विभाग एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। दूसरी तरफ मिहिर कुमार गुहा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब ESIC के कर्मचारी वर्कमैन हैं। अच्छा, और क्यों? अदालत का तर्क था कि ESIC एक व्यापार की तरह काम करता है, ये लोगों से योगदान लेता है और उन्हें बदले में सेवाएं देता है। ये एक संप्रभु सरकारी काम नहीं है, इसलिए उन्हें इस कानून के तहत यूनियन बनाने का पूरा हक है। तो सब कुछ काम की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए इसको थोड़ा और खोल कर समझते हैं कि ये सौदा था क्या। कानून ने यूनियनों को एक प्रस्ताव दिया, अगर आपको कानूनी सुरक्षा चाहिए तो आपको हमारे पास आकर खुद को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी पर था, लेकिन असल में इसके बिना कोई चारा नहीं था। सही कहा। बिना रजिस्ट्रेशन के एक यूनियन सिर्फ कुछ लोगों की भीड़ है जिसकी कोई कानूनी पहचान नहीं है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सीधी साधी रखी गई, कोई भी 7 सदस्य मिलकर आवेदन कर सकते थे। लेकिन 2001 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आप उस 10% या 100 वाले नियम की बात कर रहे हैं? हाँ, नए नियम के मुताबिक यूनियन में उस इंडस्ट्री या कंपनी के कम से कम 10% कर्मचारी या 100 कर्मचारी, जो भी कम हो, वो सदस्य होने चाहिए। ये इसलिए किया गया ताकि छोटी छोटी कागजी या पॉकेट यूनियनें बनाने का चलन रुके। अच्छा, वो यूनियनें जो अक्सर सौदेबाजी की ताकत को कमजोर कर देती थी। जी, एक ही इंडस्ट्री में 10-15 यूनियनें बन जाती थीं और वो ताकत को कमजोर करती थीं। लेकिन क्या इस नियम की वजह से बहुत बड़ी कंपनियों में जहां लाखों मजदूर हैं, एक नई यूनियन बनाना लगभग नामुमकिन नहीं हो गया? ये एक बहुत जायज आलोचना है। बड़ी जगहों पर 10% का आंकड़ा छूना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कानून बनाने वालों का मकसद सौदेबाजी की ताकत को मजबूत करना था। और रजिस्ट्रार सिर्फ संख्या ही नहीं देखता, वो ये भी जांचता है कि यूनियन का संविधान लोकतांत्रिक हो, पदाधिकारियों का चुनाव निष्पक्ष हो और पैसों का हिसाब किताब पारदर्शी तरीके से रखा जाए। ठीक है, तो यूनियन ने ये सारी शर्तें मान ली और रजिस्टर हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए ये सब किया गया था। रजिस्ट्रेशन के बाद यूनियन को कौन सी कानूनी सुपर पावर्स या कहिए कि ढाल मिलती हैं? इसे कानूनी कवच कहना ज्यादा सही होगा, और इसमें 3 बड़े कवच हैं। पहला कवच यूनियन को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा देता है। यानी कानून की नजर में यूनियन भी एक इंसान की तरह हो जाती है। बिल्कुल। वो अपने नाम पर जमीन खरीद सकती है, बैंक अकाउंट रख सकती है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और सबसे जरूरी बात, उस पर मुकदमा किया जा सकता है या वो किसी पर मुकदमा कर सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर यूनियन पर कोई देनदारी बनती है तो यूनियन की संपत्ति से चुकाई जाएगी, उसके सदस्यों की निजी संपत्ति से नहीं।
एकदम सही। और दूसरा कवच? वो तो सीधे सीधे उस बकिंघम मिल्स केस का जवाब था, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। हाँ, दूसरा कवच यूनियन के सदस्यों को आपराधिक साजिश के इल्जाम से बचाता है। कानून कहता है कि अगर कुछ लोग मिलकर हड़ताल करने जैसा कोई फैसला लेते हैं जो कि व्यापार में रुकावट डालता है, तो सिर्फ इस वजह से उन पर आपराधिक साजिश का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये सीधे सीधे 1920 के उस फैसले को पलट देता है। जी हाँ। लेकिन ये कोई खुली छूट तो नहीं होगी ना? मतलब अगर हड़ताल के दौरान हिंसा हो जाए तब? नहीं, ये कोई खुली छूट नहीं है। ये सुरक्षा कवच सिर्फ वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए है। अगर यूनियन के सदस्य हिंसा करते हैं, आगजनी करते हैं या किसी मैनेजर को घेर कर बंधक बनाते हैं, तो उन पर सामान्य आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलेगा। ये ढाल सिर्फ शांतिपूर्ण हड़ताल के लिए है। और तीसरा और शायद सबसे मजबूत कवच? वो है कंपनी के आर्थिक नुकसान की भरपाई से बचाने वाला कवच। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि हड़ताल के दौरान कंपनी को जो भी आर्थिक नुकसान होता है, उसके लिए कंपनी यूनियन या उसके सदस्यों पर नुकसान की भरपाई का दीवानी मुकदमा यानी सिविल केस नहीं कर सकती। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि हड़ताल से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाए तब भी वो यूनियन से एक पैसा नहीं वसूल सकती? अगर हड़ताल गैर कानूनी भी हो तब भी नहीं? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने रोहतास इंडस्ट्री स्टाफ यूनियन बनाम बिहार राज्य के मामले में स्थापित किया। इस मामले में एक हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया था। कंपनी ने कहा कि हमें इस अवैध हड़ताल से भारी नुकसान हुआ है, इसलिए यूनियन को इसकी भरपाई करनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि अगर हड़ताल अवैध भी है तो कानून में उसके लिए सजा तय है, जैसे जुर्माना या कुछ मामलों में जेल। लेकिन कंपनी नुकसान की भरपाई के लिए दीवानी मुकदमा नहीं कर सकती। वाह! जरा सोचिए, इस एक फैसले ने कितनी यूनियनों को दिवालिया होने से बचाया होगा। इसके बिना तो कोई भी बड़ी कंपनी एक लंबी कानूनी लड़ाई में फंसाकर किसी भी यूनियन को खत्म कर सकती थी। तो ये तो हुई ताकत की बात कि कानून यूनियन को क्या क्या करने की आजादी देता है, लेकिन हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी आती है। कानून ने इस ताकत पर लगाम कैसे लगाई, खासकर जब बात पैसे और नेतृत्व की हो? कानून इस मामले में बहुत स्पष्ट है। उसने यूनियन के पैसों के इस्तेमाल पर सख्त नियम बनाए ताकि पारदर्शिता रहे और उसका गलत इस्तेमाल ना हो। उसने यूनियन के फंड को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। पहला है जनरल फंड। और इसका इस्तेमाल कहां-कहां हो सकता है? इसका इस्तेमाल सिर्फ तयशुदा कामों के लिए हो सकता है, जैसे दफ्तर का किराया और कर्मचारियों का वेतन, कानूनी लड़ाई का खर्च, हड़ताल के दौरान सदस्यों की आर्थिक मदद या उनके लिए कल्याणकारी काम जैसे बीमारी या बेरोजगारी में भत्ता देना। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस जनरल फंड का इस्तेमाल किस काम के लिए नहीं किया जा सकता? इसे राजनीतिक मकसद के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी चुनावी उम्मीदवार का प्रचार करना, किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना या कोई राजनीतिक रैली निकालना जनरल फंड से पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो फिर राजनीतिक कामों के लिए पैसा कहां से आता है, जिसके लिए कई यूनियनें जानी जाती हैं? उसके लिए कानून ने एक अलग पॉलिटिकल फंड बनाने का प्रावधान दिया है, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, ये एक अलग फंड होगा जिसका हिसाब किताब भी अलग रखा जाएगा। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि इसमें योगदान देना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। किसी भी सदस्य को इसमें पैसा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो अगर कोई सदस्य इस पॉलिटिकल फंड में चंदा नहीं देता तो क्या यूनियन उसे हड़ताल के दौरान मिलने वाली मदद से मना कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कानून साफ कहता है कि जो सदस्य पॉलिटिकल फंड में योगदान नहीं देता उसे यूनियन के सामान्य लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह सदस्य के राजनीतिक विवेक और उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अब बात करते हैं नेतृत्व की। मैंने हमेशा सुना है कि भारतीय यूनियनों में बाहरी नेता, यानी ऐसे लोग जो खुद उस फैक्ट्री में काम नहीं करते, उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। क्या कानून इसकी इजाजत देता है? कम से कम आधे पदाधिकारी यानी 50% ऑफिस बेयरर्स उसी इंडस्ट्री के कर्मचारी होने चाहिए जिससे यूनियन जुड़ी हुई है। अच्छा, तो मतलब कमान अंदर वालों के हाथ में ही रहेगी, लेकिन बाहर से विशेषज्ञ जैसे वकील या अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता मदद के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, इससे जमीनी समझ और कानूनी विशेषज्ञता दोनों का फायदा मिलता है। कानून ये भी कहता है कि नैतिक भ्रष्टाचार के दोषी लोग पदाधिकारी नहीं बन सकते। पर एक आम रणनीति जो कंपनियां अपनाती हैं वो है यूनियन के नेताओं को ही नौकरी से निकाल देना। ऐसे में क्या होता है, क्या वो व्यक्ति पदाधिकारी बना रह सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बोकाजन सीमेंट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन के मामले में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नौकरी से निकाला गया कर्मचारी भी तब तक यूनियन का सदस्य और पदाधिकारी बना रह सकता है जब तक कि यूनियन के अपने नियम उसे ऐसा करने से न रोकें। ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। जी हाँ, क्योंकि अक्सर कंपनियां विवाद के दौरान यूनियन नेताओं को ही निशाना बनाती हैं। यह फैसला उन्हें इस तरह के बदले की कार्रवाई से बचाता है। तो हमने इस कानून की पूरी कहानी समझी। ये लगभग 1 सदी तक भारतीय श्रम संबंधों की रीढ़ बना रहा, लेकिन अब हम फरवरी 2026 में हैं और चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आज
इस कानून की क्या स्थिति है? हम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 मतलब IRC को अधिसूचित किया था। ये नया कोड इस 1926 के एक्ट के साथ साथ 2 और पुराने श्रम कानूनों की जगह ले रहा है। अच्छा, फिलहाल ये संक्रमण काल थोड़ी कानूनी अनिश्चितता में है क्योंकि अदालतें इसकी प्रक्रिया की जांच कर रही हैं और सरकार नियमों को अंतिम रूप दे रही है। तो इस नए कोड से सबसे बड़ा और कह सकते हैं गेम चेंजिंग बदलाव क्या आ रहा है, अगर एक चीज चुननी हो? अगर एक सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव चुनना हो तो वो है यूनियन को मान्यता को कानूनी अधिकार बनाना। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देता है। इसे थोड़ा समझाइए। 1926 का कानून भी तो यूनियन को कानूनी दर्जा देता ही था। वो कानूनी दर्जा देता था, लेकिन मान्यता नहीं। इसका मतलब ये था कि कानून की नजर में यूनियन मौजूद थी, लेकिन कोई भी कंपनी या मालिक उसे मान्यता देने और उससे बातचीत करने के लिए मजबूर नहीं था। ओहो, कंपनियां अक्सर सबसे बड़ी और असली यूनियन को नजरअंदाज करके किसी छोटी अपनी पसंदीदा पॉकेट यूनियन से बात कर लेती थी और कहती थी कि हमने तो यूनियन से बात कर ली। और नया कोड इस खेल को कैसे बदलता है? नया IRC 2020 नेगोशिएटिंग यूनियन यानी मोलभाव करने वाली यूनियन की एक नई अवधारणा लाता है। इसके तहत अगर किसी एक यूनियन में 51% से ज्यादा कर्मचारी सदस्य हैं तो वो उस कंपनी की एकमात्र सौदेबाजी एजेंट बन जाएगी। मतलब मालिक तो कानूनी तौर पर उसी से बातचीत करनी होगी। हाँ, वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अगर किसी भी यूनियन के पास 51% बहुमत ना हो तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी जिसमें उन सभी यूनियनों के प्रतिनिधि होंगे जिनके पास कम से कम 20% सदस्य हैं। तो अब मान्यता मालिक की मर्जी से नहीं बल्कि कर्मचारियों के समर्थन के आधार पर एक कानूनी अधिकार बन गई है। तो हमने देखा कि कैसे 1926 का यह कानून मजदूरों की सुरक्षा की एक जरूरत से पैदा हुआ, उन्हें बकिंगम मिल्स जैसे मामलों से बचाने के लिए एक कानूनी ढाल दी और फिर उनके काम करने के नियम बनाए। ये वाकई लगभग एक सदी तक भारतीय श्रम संबंधों का आधार रहा। एक अंतिम विचार यह है कि भले ही नया IRC 2020 लागू हो रहा है, लेकिन 1926 के एक्ट के तहत बने कानूनी सिद्धांत और न्यायिक फैसले जैसे रोहतास मामले में दीवानी मुकदमे से मिली छूट या बोकाजन सीमेंट मामले में पदाधिकारी के अधिकार, वो भारत में श्रम अधिकारों की व्याख्या का आधार बने रहेंगे। मतलब कानून बदल सकता है, लेकिन उसके जरिए स्थापित हुए सिद्धांत आसानी से नहीं बदलते। जी, इसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। और एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए, नया कोड एक नेगोशिएटिंग यूनियन बनाकर सौदेबाजी को ज्यादा व्यवस्थित और ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। यह कई प्रतिस्पर्धी यूनियनों की समस्याओं को तो हल करता है, लेकिन क्या यह कार्यबल के भीतर छोटी या असहमति वाली आवाजों के लिए जगह को भी कम कर सकता है? इस बदलाव में व्यवस्था बनाने में क्या पाया गया है और प्रतिनिधित्व में क्या खो सकता है?